एक गांव में रोहन नाम का 20 वर्षीय युवक रहता था। रोहन के पिता धीरू और उसकी माँ चंदा गांव के जमींदार चरण सिंह के खेतों में काम किया करते थे। एक दिन रोहन अपनी माँ और पिता को खेत में खाना देने आया कि तभी जमींदार चरण सिंह उससे बोला, रोहन, जिस तरह से तुम बड़ी फिक्र से अपने माता पिता को खाना देने आते हो, इसी तरह काम में उनका हाथ भी बटा लिया करो। फिर रोहन कहता है, चौधरी साहब, मैं माँ और पिताजी की तरह खेतों में काम नहीं करूँगा। तो चौधरी कहता है, अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? तो रोहन कहता है, मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहता हूँ चौधरी साहब, जिससे मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूं। तो चौधरी कहता है, तो इसका मतलब तुम चोरी करना चाहते हो? फिर रोहन कहता है, नहीं चौधरी साहब, धन सिर्फ चोरी से ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और व्यापार से भी कमाया जा सकता है। इस बात को आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया और अपने माता पिता को खाना देकर अपने घर जाकर पढ़ाई करने लगा। शाम के समय उसकी माँ चंदा उससे बोली, बेटा रोहन, चौधरी साहब की बात का बुरा मत मान, मुझे लगता है वह सही कर रहे हैं। फिर रोहन कहता है, माँ, तुम शायद चौधरी को नहीं जानती, वह सिर्फ इस गांव के लोगों को मूर्ख बनाना जानता है। तभी उसके पिता धीरू क्रोधित होकर रोहन से बोले, रोहन, मत भूलो कि हमारे घर की रोजी रोटी चौधरी साहब की वजह से ही चलती है। भाई, फिर रोहन कहता है, नहीं पिताजी, हमारे घर की रोजी रोटी आपकी मेहनत के बलबूते पर चलती है। फिर रोहन की माँ बोली, रोहन, तुम बात समझते क्यों नहीं? रोहन, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे अब मेहनत से काम नहीं होता। फिर रोहन कहता है, ऐसा नहीं है माँ कि मैं आपका सहारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चौधरी की गुलामी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का व्यवसाय करूंगा। तभी रोहन के पिता कहते हैं, और तुम खुद का व्यापार कैसे करोगे? हाँ, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। रोहन क्रोधित होकर खेतों की ओर चला गया, जहां पर उसकी प्रेमिका माया उसका इंतजार कर रही थी। और वह बोली, आज आपका चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? तो रोहन कहता है, माँ और पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। माया, उन्हें चौधरी की चालाकी नजर ही नहीं आती। फिर माया कहती है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमारे गांव में काम की वैसे भी बहुत कमी है, और चौधरी के खेतों में बहुत काम है, और वह बेचारे कर भी क्या सकते हैं। रोहन कहता है, माया, मेरे दादाजी ने चौधरी से कुछ रुपए का कर्ज लिए थे, और उसके बदले में उसने भारी ब्याज लगाकर उनसे उनकी जमीन छीन ली। फिर माया कहती है, मैंने सुना है रोहन, वह जमीन बंजर पड़ी हुई है। तुम्हारे पिताजी तो उस जमीन को मनहूस मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी वहीं से लापता हुए थे, जो आज तक नहीं मिले। फिर रोहन कहता है, एक दिन मैं अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा। अगले दिन रोहन तैयार होकर अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसके घर के बाहर उसे मुखिया मिल गया। फिर मुखिया कहता है, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो रोहन? फिर रोहन कहता है, मैं जरा काम से शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे बैंक से लोन दिलवा देगा। फिर मुखिया कहता है, अरे मुझे लगता है कि रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोन लेकर आखिर तुम क्या करोगे भाई? फिर रोहन कहता है, मैं सोच लिया है मुखिया जी, मैं अपने गांव में एक पिज्जा की दुकान खोलूंगा। फिर मुखिया कहता है, ए रोहन, गांव के लोग दाल चावल और समोसे खाना पसंद करते हैं, यह पिज्जा विज्जा तो शहर के लोगों के चोचले होते हैं। फिर रोहन कहता है, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, अब गांव के लोगों की भी सोच बदलने लगी है, और मुझे इसी सोच का फायदा उठाकर अपने व्यापार को चमकाना है। फिर मुखिया कहता है, अपने व्यापार को बाद में चमकाते रहना, पहले जाकर चौधरी से मिल आओ, चौधरी ने तुम्हें बुलाया है। रोहन सीधे चौधरी से मिलने चला गया। वहां पहुंचते ही चौधरी कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर वह कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया चौधरी साहब? फिर चौधरी कहता है, देखो रोहन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे माफी तो मांगोगे नहीं,
तो रोहन हैरान होते हुए कहता है, माफी, लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? तो चौधरी साहब कहता है, कल तुमने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, वह अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की जमीन बेईमानी से हड़पी थी। तो रोहन कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है चौधरी जी, इस बात पर तो मैं अभी भी कायम हूँ। फिर चौधरी कहता है, तो उनका पोता होने के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम वह जमीन को उनका कर्ज चुकाकर वापस ले लो? चौधरी की बात सुनकर रोहन गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, पहली बार आपने सही बात की है। मैं बहुत जल्द अपने दादा की जमीन आपसे छुड़वा लूंगा। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। घर पर उसके पिताजी कहते हैं, रोहन, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने चौधरी से वादा किया है कि तुम अपने दादा की जमीन उससे छुड़वा लोगे। फिर रोहन कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वह जमीन मेरे दादा और आपके पुरखों की है। फिर रोहन के पिता कहते हैं, बेवकूफ, उस मनहूस जमीन की वजह से मेरे पिता पागल हो गए थे, जो वहीं से लापता हुए थे, जिनका आज तक कहीं पता नहीं चला। और वैसे भी वह जमीन बंजर है, तुम उसमें कुछ भी नहीं उगा पाओगे। फिर रोहन कहता है, बंजन है तो क्या हुआ पिताजी, मैं उस जमीन की छाती फाड़कर अनाज उगाऊंगा, लेकिन वह जमीन एक दिन वापस लेकर जरूर आऊंगा, और एक दिन अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा। फिर रोहन के पिता कहते हैं, लेकिन तुम उसे जमीन को छुड़वाओगे कैसे? तुम्हारे पास धन है क्या? फिर रोहन कहता है, मैं कल शहर जा रहा हूँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो मैं पिज्जा की दुकान अपने गांव में ही खोलने की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं शहर में ही कोई काम धंधा करके इतना धन कमा कर लाऊंगा कि मैं अपने दादा की जमीन चौधरी से वापस ले सकूं। अगले दिन रोहन शहर चला गया। शहर में उसका दोस्त प्रदीप रहता था। वह अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो प्रदीप कहता है, देखो, यह शहर है, तेरा गांव नहीं। यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और तुझे कोई काम धंधा भी नहीं आता, समझा? फिर रोहन कहता है, तू मुझे किसी भी तरह से कहीं पर काम पर लगवा दे। फिर प्रदीप कहता है, ठीक है, मेरे चाचा की बहुत बड़ी पिज्जा की दुकान है, मैं उनसे तेरी बात कर लेता हूँ। ठीक है। अगले दिन प्रदीप रोहन को अपने चाचा की दुकान पर ले जाकर बोला, चाचा, यह रोहन है, मेरे गांव का दोस्त। यह आपकी पिज्जा की दुकान पर काम करना चाहता है। प्रदीप के चाचा कहते हैं, यह तुमने बहुत अच्छा किया प्रदीप, जो तुम इसे यहाँ ले आए। वैसे भी मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, और अगर इस देश में कहीं ईमानदारी बची है तो वह सिर्फ गांव में। फिर रोहन कहता है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ चाचा जी। फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, हाँ बोलो। फिर रोहन कहता है, मैंने शहर के कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लिया था, मुझे उसकी फीस भी चुकानी है। क्या मैं आपकी दुकान में रात में रह सकता हूँ? मैं दिन भर काम करूँगा और रात में पढ़ाई करूँगा। फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस दिन से रोहन डिलीवरी बॉय का काम करने लगा और रात में किताबें खोलकर पढ़ता रहता। एक दिन रोहन प्रदीप के चाचा से बोला, चाचा जी, आपकी पिज्जा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या मुझे आप पिज्जा बनाना सिखाएंगे? फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, जिसमें सीखने की लक होती है वही अपनी मंजिल को पाते हैं। मैं तुम्हें जरूर पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। रोहन कुछ दिनों में बेहतरीन पिज्जा बनाने में निपुण हो गया। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए थे। रोहन अपने दोस्त प्रदीप से बोला, प्रदीप, तुमने कहा था कि तुम मुझे बैंक से कुछ लोन भी दिलवा सकते हो। फिर प्रदीप कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज ही बैंक से लोन दिलवा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें महीने की इंस्टॉलमेंट ध्यान से जमा करनी होगी। प्रदीप ने रोहन को बैंक से लोन दिलवा दिया। रोहन बैंक के पैसे और खुद के जमा किए हुए पैसे अपने गांव के चौधरी के पास ले जाकर बोला, यह लीजिए चौधरी साहब, मेरे दादा ने जो आपसे कर्जा लिया था वो ब्याज सहित वापस लौटा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरी जमीन के कागज वापस दे दीजिए। चौधरी ने मुस्कुराते हुए जमीन के कागज रोहन को वापस कर दिए। रोहन खुश होता हुआ वहां से चला गया। चौधरी का साथी रमेश चौधरी से बोला,
चौधरी साहब, आजकल के लड़के कितने मूर्ख होते हैं, मुझे आज पता चला। अरे इस मूर्ख से पूछो, बंजर जमीन पर आखिर करेगा क्या। फिर चौधरी बोला, उस जमीन को मैंने कई बार हटाने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं खरीदा। जब इस लड़के की बातें मैंने सुनी तब मैं समझ गया कि यह एक नंबर का मूर्ख है। रोहन घर जाकर वो कागज अपने पिता के हाथ में रख दिए। फिर उसके पिता कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। जो पैसे तुमने मेहनत से कमाए, तुम उस पैसे से और भी व्यापार कर सकते थे। रोहन कहता है, आज भले ही आपको मुझ पर तरस आ रहा है पिताजी, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। रोहन के पास थोड़े बहुत पैसे और बचे थे। रोहन मुखिया के पास आकर बोला, मुखिया जी, आपकी जो बाजार में दुकान खाली पड़ी है, क्या आप मुझे वह किराए पर दे सकते हैं। फिर मुखिया बोलता है, उस दुकान में तुम क्या करोगे भाई। फिर रोहन कहता है, मैंने शहर में बहुत अच्छा पिज्जा बनाना सीखा है, मैं उस दुकान पर बैठकर पिज्जा बनाऊंगा। फिर मुखिया कहता है, अरे भाई रोहन, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर तुम्हारा दिमाग में चलता क्या रहता है। जब तुम्हें पिज्जा ही बेचना था तो तुम्हें बंजर जमीन लेने की क्या आवश्यकता थी, बताओ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतने बड़े मुंह से दुकान मांगने आए हो, तो मैं इनकार नहीं करूंगा। भैया ले जाओ। रोहन उस दिन से मुखिया की दुकान पर मेहनत से पिज्जा बनाने लगा और अपने पिता से बोला, पिताजी, अब आपको चौधरी की खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। आज से आप दुकान पर बैठकर पिज्जा बेचेंगे। धीरू ने रोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से धीरू पिज्जा की दुकान पर बैठने लगा और रोहन बंजर खेत में जाकर जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसमें हल चलाने लगा, मगर रोहन के लाख कोशिश करने के बाद भी उस जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। रोहन उदास होकर अपने खेत में बैठा ही था कि तभी धीरू वहां आकर बोला, अरे पकड़ो अपना पिज्जा, तुमने तो मेरा धोबी जैसा हाल किया है, जो घर का रहा ना घाट का। गांव में तुम्हारा बनाया हुआ पिज्जा कोई सूंघता तक नहीं, ऊपर से बंजर जमीन पर तुम हल चलाते चलते हाल से बेहाल हो गए हो। लगता है हमारी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। इतना बोलकर धीरू वहां से चला गया। फिर रोहन कहता है, समझ में नहीं आता कि इस जमीन पर फसल क्यों नहीं उग रही है। मैंने नए जमाने के सारे तकनीक इस्तेमाल कर ली, इस जमीन में कुछ तो गड़बड़ है। तभी रोहन की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। रोहन उस व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, कौन हो तुम, तुम्हें इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। वह व्यक्ति रोहन को गौर से देखता हुआ बोला, तुम लालू प्रसाद के पोते मालूम होते हो। फिर रोहन कहता है, हाँ हाँ, लेकिन आपको मेरे दादाजी का नाम कैसे पता और आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे दादा से जरूर मिलती है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम इस जमीन पर हल चला रहे हो, मगर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यह जमीन फसल का एक दाना नहीं उगाएगी। फिर रोहन कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो रोहन अपने घर पर जाकर पूरी रात उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहा। बूढ़ा व्यक्ति बताता है, तुम्हारे दादाजी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और विज्ञान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इस जमीन पर ऐसा प्रयोग किया था जिसका राज सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर रोहन कहता है, मतलब। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मतलब यह जमीन बीजों को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि फसल को ही स्वीकार करेगी। रोहन कहता है, मैं आपकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम्हारे हाथ में यह पिज्जा है, तुम इस पिज्जे के टुकड़े करके इस जमीन में बो दो और अगले दिन कमाल देखना। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। रोहन अपने घर जाकर पूरी रात उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहा और कहता है, हाँ, लेकिन वह शकल से पागल तो नहीं लग रहा था, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वह बात कर रहा था, मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो सच बोल रहा है। क्यों ना एक बार प्रयोग करके देखा जाए। रोहन उसी रात पिज्जा लेकर उस जमीन पर पहुंच गया और उसने पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े करके उस सारी जमीन पर बो दिए और ट्यूबवेल के जरिए उस जमीन में बहुत सारा पानी भर दिया। रोहन पूरी रात मेहनत से काम करते करते वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह चीखता हुआ बोला,
अरे वाह! यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे इस बंजर खेत में पिज्जा ही पिज्जा लहरा रहे। रोहन दौड़ता हुआ एक पिज्जा तोड़ते हुए बोला, अरे इसमें तो बिल्कुल ताजी-ताजी महक आ रही है, मानो कि अभी-अभी बनकर तैयार हुआ है। इसका मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति सही बोल रहा था। रोहन दौड़ते हुए अपने पिता धीरू को बुला लाया और उस सारी घटना बताते हुए बोला, देखो पिताजी, दादाजी की जमीन को आप बंजर कर रहे थे, वह जमीन तो जादुई निकली। फिर धीरू बोला, पिताजी हमेशा खोए खोए से रहते थे और वह अपना ज्यादातर समय इसी जमीन में बिताया करते थे। और अब तुम क्या करोगे? तो रोहन कहता है, मैं इन सारे पिज्जा को तोड़कर मैं शहर में डिलीवरी करूंगा पिताजी। अब आप देखते जाइए कि आप पर धन की वर्षा कैसे होती है। रोहन और उसके पिता पूरे दिन पिज्जा को तोड़ते रहे। रोहन वह सारा पिज्जा लेकर प्रदीप के चाचा के पास चला गया। फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, अरे इतने सारे पिज्जा एक ही रात में कैसे बना लिया भाई? यह तो ताजा है, किसी फैक्ट्री से सेटिंग हो गया है क्या? तो रोहन कहता है, ऐसा ही समझो। फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, लेकिन इतने सारे पिज्जा डिलीवर कैसे हो पाएंगे? फिर रोहन कहता है, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। आप पिज्जा की कीमत आधी कर दीजिए और आप सारे शहर में माल सप्लाई कीजिए। फिर प्रदीप के चाचा कहते हैं, बाद में अगर माल मेरे पास नहीं आया तो मेरी तो दुकानदारी खराब हो जाएगी। फिर वह कहता है, चिंता मत कीजिए चाचा, अब से यह माल रोज आपके पास आता जाता रहेगा। कुछ दिनों में रोहन के ऊपर धन की वर्षा होने लगी। अब उसका मकान गांव में सबसे अच्छा बन गया था। अब उसने एक कार भी खरीद ली थी और यह बात चौधरी को बर्दाश्त नहीं हुई और वह रमेश से बोला, बरसों पहले मैंने रोहन के दादा की जमीन धोखे से इसीलिए हड़पी थी कि मुझे भी शक था कि वह उस जमीन पर रोज कुछ न कुछ प्रयोग करते रहता है। फिर रमेश कहता है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा चौधरी साहब? उस जमीन के कागज आपने अपनी मर्जी से रोहन को वापस कर दिए। फिर चौधरी कहता है, यह कल का लौंडा अगर ऐसे ही तरक्की करता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि गांव में चौधरी उसे कहा जाएगा और मुझे मूर्ख। तो रमेश कहता है, हाँ तो अब आप क्या करेंगे? फिर चौधरी कहता है, तुम मुझे शायद नहीं जानते हो रमेश, मेरे सीने में बरसों पहले का राज आज भी दफन है। कल मैं रोहन के परिवार का किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। चौधरी और रमेश अगली रात रोहन के खेत में पहुंचे। रोहन अपने पिता और माया के साथ अपने खेत में पिज्जा तोड़ रहा था कि तभी चौधरी कड़कड़ाती आवाज में बोला, बस बहुत हो गया रोहन, जितने तुम्हें ऐश के दिन काटने थे काट लिया। इतना बोलकर चौधरी ने पिस्तौल निकाल दी। पिस्तौल को देखकर रमेश कांपने लगता है और कहता है, यह क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? कहीं आपका इन सब की हत्या करने का इरादा तो नहीं है? फिर चौधरी बोला, इरादा तो यही है मेरा। और रोहन की तरफ देखकर चौधरी बोला, बरसों पहले तुम्हारे दादाजी इसी जमीन से लापता हो गए थे। मैं बताता हूँ तुम्हें, वह लापता नहीं हुए थे, बल्कि मैंने उनकी हत्या की थी, क्योंकि मुझे शक था कि वह जमीन पर कुछ खास प्रयोग कर रहा था। मगर वह क्या कर रहा था यह मैं आज तक नहीं जान पाया। इस राज को उसका सिर्फ दोस्त जानता था, जिसे मैंने बरसों ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। चौधरी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई, जो कि पुलिस लेकर आया था, और वह बोला, शायद तुम मुझे ही तलाश रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति रोहन की ओर देखकर बोला, चौधरी बिल्कुल सही कह रहा है रोहन, इसी ने तुम्हारे दादा की हत्या की थी। मैंने अपनी आंखों से इसे हत्या करते हुए देखा था। मैं जान बचाकर वहां से भाग गया था। मैंने यह बात जब धीरू को बतानी चाहिए तब तक चौधरी ने धीरू को अपने विश्वास में ले लिया था। लेकिन जब मैं तुम्हें जमीन पर झूझते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम अपने दादा पर ही गए हो। पुलिस ने चौधरी और रमेश को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बूढ़ा व्यक्ति रोहन की ओर देखकर बोला, अब मेरा जाने का समय हो गया है। फिर रोहन कहता है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि विदेश का रहने वाला हूँ। मैं इतने साल सिर्फ चौधरी पर नजर रखने के लिए ही यहाँ पर रुका था, ताकि वह तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा पाए। और मुझे अपने दोस्त के परिवार के सदस्य को उसका राज भी बताना था।
रोहन, तुम मेरे दोस्त के इस प्रयोग को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल मत करना, बल्कि देश के लिए भी इस्तेमाल करना। यही तुम्हारे दादाजी का भी सपना था। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। रोहन आज भी जादुई पिज्जा की खेती के साथ सभी गरीबों में फ्री में भोजन की व्यवस्था भी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।